नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। आइए पहले जानेंगे कि श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत नासा मार्ग, ग्रास नली, फेरिंग्स, ट्रैकिया, श्वास नली और फेफड़े, इतने सारे अंग श्वसन के अंग है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। फेफड़े मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण श्वसन अंग है, सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। फेफड़े के दोनों ओर पसली तथा नीचे डायग्राम होता है। फेफड़े के दोनों ओर पसली और नीचे डायग्राम होता है। डायग्राम के फैलने तथा सिकुड़ने की क्रिया के कारण ही फेफड़े भी सिकुड़ते और फैलते हैं। यह प्रोसेस सेम है। जिस तरह से डायग्राम फैलेगा और सिकुड़ेगा, उसी प्रकार फेफड़े भी सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फेफड़े में वायु कोष पाए जाते हैं। फेफड़ा लचीला होता है। फेफड़े में वायु कोष पाए जाते हैं, इसी वजह से फेफड़ा लचीला होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वायु कोष पाए जाते हैं। फेफड़े द्वारा वायु के अंदर जाने की क्रिया को अंतःश्वसन एवं संकुचन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। फेफड़ा के द्वारा अगर हम वायु को अंदर ले जाते हैं तो उसको संकुचन या शोषण कहते हैं, और अगर इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो उसको उच्च वसन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। फेफड़े के द्वारा अगर हम अंदर ले जाते हैं तो उसको शोषण एवं संकुचन क्रिया इनको कहते हैं, और बाहर निकालने के प्रोसेसिंग क्रिया को हम उच्च वसन कहते हैं। इसको बस ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन वायु की ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यह रक्त द्वारा ऊतकों में पहुंचता है एवं वहाँ ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन वायु की ऑक्सीजन से मिलकर, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन वायु की ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह रक्त द्वारा ऊतकों में पहुंचता है एवं वहां ऑक्सीजन मुक्त भी हो जाता है। ध्यान में रखिएगा। श्वसन एंजाइम ग्लूकोज का ऑक्सीजन करते हैं। श्वसन एंजाइम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं एवं अनेक अभिक्रिया फलस्वरूप एटीपी, CO और जल यह बनाते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। बस ध्यान में रखिएगा। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है एवं ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है। तो ऑक्सीजन रक्त में उसी समय जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से मुक्त होती है। चलिए आगे देखेंगे हम। समतल पर रहने वाले लोगों की अपेक्षा पर्वतीय लोगों के फेफड़े बड़े होते हैं। जो समतल जगह पे लोग जो रहते हैं, उसकी अपेक्षा पर्वत में जो लोग रहते हैं उसका फेफड़ा बड़ा होता है। इसका कारण है क्योंकि वहाँ हवा विरल रहने के कारण श्वास लेने में अधिक परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ हवा विरल रहते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसी वजह से सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। अतः वे अधिक जोर लगाकर श्वास लेते हैं जो पर्वत में रहते हैं, पर्वतीय लोग। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे हम। ठंडे प्रदेश में देख लेते हैं फेफड़ा का क्या स्थिति रहता है। ठंडे प्रदेशों के लोगों की नसिका लंबी होती है। जो भी ठंडे प्रदेश में रहते हैं उसकी नसिका लंबी होती है। ऐसा होने से नासाद्वार लंबा हो जाता है। नसिका लंबी होती है, नासाद्वार लंबा हो जाता है। इनका कारण एक ही है कि नाक में प्रवेश करने वाले वायु ज़्यादा गर्म रहे। इसी वजह से फेफड़ा को हानि नहीं पहुंचता है। ध्यान में रखिएगा। प्रकृति का बनाया हुआ चीज़ है। जब नसिका लंबी होती है, लंबी होने की वजह से जो भी हम ठंडे प्रदेशों में हवा लेते हैं तो वह हवा अपने आप गर्म हो जाता है, ताकि फेफड़ा सुरक्षित रहे। चलिए आगे देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्रीय श्वसन से ही संबंधित है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।